नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। माय लॉर्ड्स ने आज दो महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं और मैं तो ये कहूँगा कि माय लॉर्ड्स का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ज़बरदस्त है। पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में क्या किया। महाराष्ट्र में बेचारे उद्धव ठाकरे जो हैं वो तो यही कह रहे होंगे कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम। अब उन्होंने ये तो कह दिया कि साहब कि ये जो कार्य गवर्नर ने किया था, ये कहने का कि साहब आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव कीजिए, ये गलत था। लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि लेकिन आपने चूंकि रिज़ाइन कर दिया इसलिए हम आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकते, जो ऐसे है वैसे ही चलेगा। तो फिर आपने ये क्यों कह दिया कि साहब गवर्नर का जो डिसीजन था वो गलत था। आपको स्वयं यह कह देना चाहिए था कि मैटर इन्फ्रक्शस हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बराबरी का मामला जो दिखाना था, इक्विवेलेंस जो करनी थी, जो ये दिखाना था कि साहब हम कितने फेयर हैं और देखिए हम इस तरह की भी बातें कर सकते हैं। गवर्नर का जो अधिकार होता है ये कहने का कि आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, उस पर कभी भी किसी भी प्रकार की आलोचना आज तक तो होते देखी नहीं है। लेकिन माय लॉर्ड ने कहा कि गवर्नर के सामने जो भी तथ्य थे, जो भी मटेरियल था, वो यह जानने के लिए पर्याप्त नहीं था कि मेजॉरिटी खो चुकी है शिवसेना या मेजॉरिटी खो चुकी है एमवीए। अब देखिए ये जो मामले हैं ना, ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव होते हैं। गवर्नर का जो सेटिस्फैक्शन है वो सब्जेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर आप इस पर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहेंगे कि भाई माय लॉर्ड्स का क्या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है जिसके तहत वो जजेस अपॉइंट करते हैं। माय लॉर्ड्स का क्या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है जिसके तहत वह किसी केस को एडमिट करते हैं और किसी केस को रिजेक्ट कर देते हैं। वो पूरी तरह से डिस्क्रिशन पे है और डिस्क्रिशन पर बहुत पुराना एक निर्णय है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव कर रखा है, और वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का 1886 का 1886 का जजमेंट है, जो लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है ज्यूरिस्प्रूडेंस में सभी जगह। उसका नाम है शार्प वर्सेस वेकफील्ड, और उसमें सीधी सीधी बात ये कही गई है कि भैया सुनो जज साहिबान, डिस्क्रिशन इज़ नॉट योर प्राइवेट ओपिनियन। लेकिन अब क्या कहें, जब कोई चीज़ मानी ही नहीं जानी है तो इस समय जो है सारा का सारा डिस्क्रिशन जो है वो प्राइवेट ओपिनियन के ऊपर ही चल रहा है। तो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो मूलभूत सिद्धांत है उसकी ही अवहेलना हो रही है, क्योंकि माय लॉर्ड्स ने ये भी कहा है कि वो किसी भी मूल व्याख्या से बंधे हुए नहीं हैं। वो हर वस्तु की, हर प्रेसिडेंट की, हर पुराने जजमेंट की, हर कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान सभा की, जो भी कुछ भी कहा गया है, पार्लियामेंट का स्टैट्यूट, सबकी व्याख्या वे स्वयं कर सकते हैं जैसी मर्जी चाहे वह। वी आर नॉट बाउंड बाई एनी ओरिजिनलिस्ट इंटरप्रिटेशन। ये कुछ उसी तरह का है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इस तरह की जो बातें करते हैं माय लॉर्ड, उस तरह से है। तो भाई लब्बो लुबाब ये है कि शिंदे साहब की सत्ता बची रहेगी और जो कुछ भी और कहा गया है उस जजमेंट में वह इसके लिए किसी भी प्रकार से समस्या नहीं उत्पन्न करता। वह केवल एक एकेडमिक, एक थियोरेटिकल डिस्कशन है। अब उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि दिनेश शिंदे को, एकनाथ शिंदे को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो भाई नैतिक आधार तब कहा गया था उद्धव जी जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार, पूर्व घोषित गठबंधन के अनुसार, और जब आपका गठबंधन जीत गया तब आप गठबंधन तोड़ के कांग्रेस और एनसीपी की सहायता से मुख्यमंत्री बन गए। यहाँ पर नैतिकता बिल्कुल आड़े नहीं आई थी।
अब प्रश्न ये है कि अगर इस प्रकार की बात भी माय लॉर्ड्स के समक्ष रखी जाए तो माय लॉर्ड्स को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए कि क्या कोई पूर्व घोषित गठबंधन में आया हुआ एक अलायंस पार्टनर बाद में छोड़कर जिसके विरुद्ध लड़ा है उसके साथ जाकर सरकार बना लेगा? ना, अभी इसकी बात नहीं होगी। कह देंगे कि साहब ये हमारे अंडर कंसिडरेशन नहीं है। जिस चीज़ से बचना होता है उसके लिए हर तरह का उपाय है, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका हो गया है। हमारे सर जी को उस्तरा मिल गया है। हाँ जी, सर जी के हाथ में दिल्ली की जो सारी की सारी सेवाएं हैं, जो दिल्ली की अफसरशाही है, जो दिल्ली की नौकरशाही है, उसकी कमान उनके हाथ में आ गई है और उन्होंने अभी से धमकी देना आरंभ कर दिया भाई ने। क्योंकि पहले जब ये प्रश्न गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने तो उनका स्प्लिट वर्डिक्ट हो गया था, 1-1 हो गया था, और उसमें एक अशोक भूषण जी जो जज थे उन्होंने ये कहा था कि सर्विसेज जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ ही रहेंगी क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है। लेकिन आज जो निर्णय दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने, उन्होंने अशोक भूषण साहब के मत से विभिन्नता प्रकट कर दी, उससे सहमति प्रकट नहीं की, उससे अलग हो गए। तो अब लब्बोलबाब ये है कि लैंड पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जो विषय हैं, जो कि स्टेट लिस्ट में यानी कि लिस्ट 2 में दिल्ली सरकार को अधिकार जिसके नहीं दिए गए हैं, उनको छोड़कर शेष जो विषय हैं और शेष विषय से संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनके कंट्रोल का अधिकार आ गया है दिल्ली सरकार के पास। तो अब जो है वो आज सर जी प्रकट हुए बहुत दिनों बाद और उन्होंने कहा कि बहुत सारे अफसर ऐसे हैं जो हमारे रोड़े अटका रहे थे, हम उनको सबको साइड लाइन करेंगे। बिल्कुल साफ धमकी दी। और जो लोग जो हैं वो किनारे पड़े हुए थे और जो काम करना चाहते हैं, सच्चे हैं और ईमानदार हैं। सच्चे और ईमानदार कैसे होते हैं वो सर जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं। सर जी की ईमानदारी का जो उदाहरण है वो आपको मनीष सिसोदिया में देखने को मिल रहा है, आपको सत्येंद्र जैन में देखने को मिल रहा है, कैलाश गहलोत जी को भी बुला लिया गया है, कुछ दिनों में उनके यहाँ भी मिलेगा। सर जी स्वयं CBI के क्वेश्चनेयर फेस कर रहे हैं, उनको भी मिलेगा आपको। और भी सर जी के विरुद्ध और क्या नहीं हो जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन सर जी ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी करिएगा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि पुलिस, एंटी करप्शन ब्यूरो, लैंड से संबंधित सारे मामले, यानी कि जो पूरा का पूरा जो रेवेन्यू और लैंड डिपार्टमेंट है वो, जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो, ये सारे के सारे लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जो आपके SDM DM है वो, ये सब के सब लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंतर्गत सीधे आएंगे। और ये पर्याप्त है आपकी किसी भी गलत बात को पकड़ने के लिए। और वैसे भी जो ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल्स में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार तो जो फाइलें हैं वो LG को जानी है, वो तो जाएंगी, उसको अब आप कहाँ तक रोकेंगे। और LG के पास ये अधिकार है कि कोई भी मैटर जो है वो रिजर्व करके वो भेज सकता है होम मिनिस्ट्री को। ये तो अधिकार गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन में दिया ही हुआ है कि उसके पास 2-3 रास्ते हैं। वो अपनी स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति रोक सकता है या बिल को आपको वापस भेज सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए, या फिर उसको रिजर्व कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसिडरेशन के लिए। ये सारे अधिकार जो है LG के पास तो रहेंगे। तो LG है जो यदि थोड़ा सा स्मार्ट है, और VK सक्सेना जी काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं हमको, तो वो तो सर जी का कार्यक्रम पूरा करता रहेगा वैसे ही जैसे पहले करता था। लेकिन सर जी के चेहरे पर मुस्कान तो आई है। अब ये मुस्कान कितने दिन रहेगी ये हम नहीं कह सकते। अब ये 2 अलग अलग प्रकरण हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा इससे अंतर आने वाला है, क्योंकि अभी तक एक तलवार लटक रही थी। ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस वाला जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया था मुंबई में, इसके ऊपर एक तलवार तो निश्चित रूप से लटक रही थी। अब वो तलवार हट गई है। अब वो स्वतंत्र रूप से और निर्बाध रूप से
अब कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं और वे इसलिए इसके लिए भी स्वतंत्र हैं कि वो आगे अब लोकसभा का जो 2024 का चुनाव आने वाला है अगला, उसके लिए रणनीति बना सकें, एक बात। और उसके बाद फिर 2024 में अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा का स्वयं का चुनाव आएगा। 2.5 वर्ष तक तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रह लिए। अब अगले 2.5 वर्ष जो है ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे का नंबर है। अब साथ में बीएमसी के भी चुनाव आने वाले हैं महाराष्ट्र में। आप जानते हैं कि बीएमसी यानी कि पहले जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था और आज जो बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वह कितना महत्वपूर्ण है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए। और अभी तक बहुत सारे शिव सैनिक जो थे वो इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे, उद्धव ठाकरे के साथ जो रुके हुए हैं। अभी भी हमारे पितामह जो हैं यानी कि पवार साहब पहले ही कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे में राजनीतिक कौशल्य नहीं है, राजनीतिक कुशलता चातुर्य नहीं है, ये उन्होंने कह दिया। ये भी कह दिया कि वो समय नहीं दे पाते थे और उनसे मिलने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, इत्यादि इत्यादि जो है वो पहले ही वर्डिक्ट यानी निर्णय सुना चुके हैं पितामह पवार साहब, शरद पवार साहब। तो अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा समाचार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरा समाचार है। तो माय लॉर्ड्स ने यह जो गेम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उन्होंने यह घोषित कर दिया है कि यह गेम 1-1 गोल से ड्रॉ है। इसी में संतोष करे भारतीय जनता पार्टी। जय हिंद, वंदे मातरम।